हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है। सेमेस्टर 4 की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके सिलेबस में 5 थिंकर हैं और पाँचों थिंकर के एमसीक्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और सारे पाँचों थिंकर की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे थिंकर्स के एमसीक्यूज़ एक साथ आपको मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से सारी चीज़ें आप लोग कवर कर लेना। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले इन सारे जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व करवाए हैं वो सब लर्न कर लेना और 4-5 बार रिवाइज़ करके जाना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दे रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। और जो भी मैं आप इसके बाद 4-5 वीडियोज़ बना रही हूँ इसके बाद, तो उस पे आप लोगों को जब बैठना है बिना कॉपी पेन लिए नहीं बैठोगे। क्योंकि क्या करने जा रही हूँ मैं, हिंदी में सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इंग्लिश में टाइप करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इसलिए कह रही हूँ कि कॉपी पेन लेकर के बैठो और चीज़ों को पॉइंट में नोट करते हुए जाना। जैसे सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है, तो सोशल सिस्टम लिखो, डैश करके इनके ऑथर का नाम सामने लिख लो, सीधी सी बात है। ऐसे करके सारे पॉइंट्स बना डालो और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ। चलिए देर न करते हुए फिर हम लोग अपने बाकी के बच्चे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सामाजिक व्यवस्था द सोशल सिस्टम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपके टैलकॉट पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम। तो सोशल सिस्टम किताब लिखी है किसने, टैलकॉट पार्सन्स ने, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, टैलकॉट पार्सन्स। और एक और बात कि इसका ईयर पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए ये 1951 में लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये जो टैलकॉट पार्सन्स है ना, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी, याद रखना, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम बुक के ऑथर का नाम पूछ रहे हैं अब। मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, टैलकॉट पार्सन्स है या दुर्खीम है। देखिए, आपके सिलेबस में मैक्स वेबर भी हैं और इस किताब में देखो सोशल एक्शन वर्ड भी है, तो इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर वर्ड भी यूज़ किया गया है, इसलिए ये टैलकॉट पार्सन्स की है, ठीक है। मैक्स वेबर से ही प्रभावित थे टैलकॉट पार्सन्स, उनके सोशल एक्शन को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया टैलकॉट पार्सन्स ने, ठीक है। सोशल एक्शन के भी ही बारे में बताया इस किताब में, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर की कुछ बातों को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और उसी बेस पर ये पूरी किताब है। और इस बुक का ईयर बहुत बार पूछा जाता है, 1937 में लिखी गई है ये, ठीक है। ये 1937 में लिखी गई है। और देखो, ये सोशल सिस्टम इन्होंने 1951 में लिखी है। इस बुक को लिखने के बाद टैलकॉट पार्सन्स ने इस बुक को लिखा। पहले सोसाइटी के बारे में इन्होंने जो चीज़ें बताई उसमें कुछ सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए एक नई किताब लिखी, द सोशल सिस्टम। इसमें इन्होंने सोशल सिस्टम को जोड़ दिया, ठीक है। सोशल एक्शन के साथ सोशल सिस्टम, सामाजिक क्रिया के साथ सामाजिक व्यवस्था को जोड़ दिया। इस तरीके से एक नई किताब लिखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ बच्चों, जब आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनसे आया है कि नहीं आया है एग्ज़ाम में। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। हमेशा यही होता है, मैं सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को देती हूँ और एग्ज़ाम दे देते हो। अच्छा है कि ख़राब हुआ है एग्ज़ाम, कैसा हुआ है कुछ नहीं बताते हो, ठीक है। तो बताना ज़रूर आ करके कमेंट में कि एग्ज़ाम हुआ और कैसा हुआ, मतलब क्वेश्चंस आए कि नहीं आए इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलकॉट पार्सन्स निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय परंपरा के समाजशास्त्री थे। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कौन से क्लासिकल ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे टैलकॉट पार्सन्स, ठीक है। तो इसमें यही बताना होता है कि वो किस कंट्री से जुड़े हुए हैं। बहुत सीधा सा सवाल है, वहीं के क्लासिकल ट्रेडिशन से उसका किसी भी थिंकर का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश है कि फ्रांसीसी है कि अमेरिकी है कि जर्मन है, तो ये अमेरिकन है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलकॉट पार्सन्स निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। अब देखो, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सामाजिक क्रिया, संरचनात्मक प्रकार्यवाद या इनमें से सभी। टैलकॉट पार्सन्स इज़ वेल नोन फॉर व्हाट, सोशल एक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या ये सारे। अब देखो, अभी तक आपने 2 किताबें पढ़ी, देखी ना ऊपर, स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक भी देखा आपने, है ना। सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक किताब आपने देखी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, है ना, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन।
तो उससे आपको पता चल रहा है कि स्ट्रक्चरल भी हैं ये, ठीक है। और दूसरा सोशल एक्शन भी आया है उसमें, तो यानी कि सोशल एक्शन से भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी जाने जाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करते हुए बता दिया था कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, तो प्रकार्यवादी, संरचनात्मक प्रकार्यवादी, तो इसका मतलब प्रकार्यवाद से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सारे के सारे इन सब से जुड़े हुए हैं कौन, टैलकोट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर एक एक क्या होता है, ऑर्डर होता है। वो कौन से सोशोलॉजिस्ट मानते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें एक ऑर्डर से मेंटेन्ड होती हैं। गिन्सबर्ग, गिलिन, एसएफ नैडल, पार्सन्स। इसके अलावा आप सिस्टमैटिक होने से क्या मतलब निकाल सकते हैं कि उन्होंने एक और चीज़ कही कि जो सोसाइटी में रह कर के इंसान एक्शन करता है, जो क्रिया करता है, सामाजिक क्रिया, उसमें एक नियमितता देखने को मिलती है। मतलब वो ही काम टाइम टू टाइम करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने किया और वो ही काम, सेम काम दूसरे इंसान नहीं कर सकते। इसके अलावा चीज़ों में रिपीटेशन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आज कोई काम एक इंसान के साथ, आज कोई घटना हुई है, वो 10 साल बाद किसी और के साथ कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे गरीबी की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, चोरियां करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2010 में किसी ने चोरी वाली घटना देखी गई समाज में, और 10 साल बाद 2020 में ऐसा नहीं देखा जाएगा। मतलब चीज़ों का रिपीटेशन होता है और नियमितता होती है। मतलब एक टाइप की रेगुलरिटी आप देख सकते हो। कहने का मतलब एक कंडीशन में वो चीज़ होती है ना, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होगे। तो ये चीज़ क्रमबद्धता से जुड़ी हुई है ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्सन्स के प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देती हूँ कि इन्होंने बोला कि सोसाइटी में एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है। मतलब सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनका एक फंक्शन होता है। मतलब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लॉक्स अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है और ये सब फंक्शन में रहती हैं हमेशा। कभी भी इसमें डिसफंक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कहेंगे कि मतलब चीज़ें कभी भी बिगड़ती नहीं हैं, चीज़ों में का हमेशा फंक्शन होता रहता है। जैसे सोसाइटी में कभी भी इनका क्या कहने का मतलब है, लोगों ने फिर इनको क्रिटिसाइज़ किया कि क्या सोसाइटी में कभी दंगे नहीं होते हैं, कभी क्या, जैसे परिवार को ले लो, क्या परिवार में कभी भी बिखराव नहीं होता है, इस तरीके की क्या कभी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन्होंने कहा, इनका क्या मानना था कि हाँ, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर होती हैं तो फंक्शन में कैसे रहता है हर चीज़ हमेशा। आप फंक्शन को कैसे मान रहे हो कि हमेशा चीज़ें प्रकार्यात्मक व्यवस्था में होती हैं, हमेशा व्यवस्था में होती है। आप व्यवस्था कैसे कह सकते हो चीज़ों को, क्योंकि सोसाइटी में क्रांतियाँ भी होती हैं, दंगे भी होते हैं, और गलत काम भी होते हैं, विघटन भी होता है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में, सोसाइटी की सोशोलॉजी की भाषा में हम क्या कहेंगे कि विघटन या डेविएट भी होते हैं लोग, एनॉमिक कंडीशन भी होती है। ये सब सोशोलॉजिकल टर्म है। और अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब चीज़ें ख़राब होती हैं सोसाइटी में, बिगड़ जाती हैं, है ना। सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो एक टाइम बाद काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ये सारी बातें। तो वो ही कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर जो पार्सन्स है वो फिर क्या जवाब देते हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखा जाता है सोसाइटी में। तो तो इसका आंसर अब बताना है आपको कि शक्ति का प्रयोग करके होता है कि नियंत्रित नियमों के द्वारा, मूल्यों के एकीकरण के द्वारा, या प्रथागत संकेतों के द्वारा। तो वो वैल्यूज़ के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है वो इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है कि अगर मान लीजिए सोसाइटी में कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा वैल्यू का इंटीग्रेशन इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि चीज़ें बहुत ही जल्दी अपने पहले वाली सिचुएशन में वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी बैलेंस्ड रहती है हमेशा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोशोलॉजी का मेन एम क्या है।
सोशियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना, सामाजिक मूल्यों की पहचान करना, सामाजिक नियमों में विभेदीकरण करना या सामाजिक सदस्यों की जागरूकता को समझना। इंग्लिश मीडियम वालों को ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। सोशियोलॉजी का एम पूछा है कि पार्सन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो सोशल सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज़ का पैटर्न है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना, संस्थाकरण करना, मतलब चीज़ों का को नियम के तौर पर सोसाइटी में हमेशा बने रहने के काबिल बनाना। जैसे जैसे सोसाइटी में नियम बनाया गया कि एक हस्बैंड एक वाइफ होंगे और उनका एक बच्चा होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे, परिवार कहेंगे। और वो लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों की देख रेख करेंगे, उनको एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। और बच्चे का क्या कर्तव्य होगा, वो बड़े होकर के अपने माँ बाप को संभालेगा। ये नियम बन गए। नियम तो हो गया, ये मूल्य तो हो गए हमारे। ये जितना भी बोला मैंने, जितने एक एक लाइन बोली वो सारी लाइन मूल्य हो गए। अब इस मूल्य का संस्थाकरण कैसे किया कि अब इसको हमने क्या कह दिया, ये परिवार है। तो फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन। तो क्या हो गया, इन नियमों का, इन मूल्यों का क्या हो गया, संस्थाकरण हो गया। तो क्या सोशल सिस्टम में वैल्यूज़ का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना होता है सोशियोलॉजी का काम, या फिर सोसाइटी के वैल्यूज़ की पहचान करना, या फिर सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उसमें डिफरेंशिएशन करना, या सामाजिक सदस्यों की जागरूकता को समझना, यानी कि सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनकी कॉन्शियसनेस को समझना कि वो किस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, तो पार्सन्स के अकॉर्डिंग क्या है सोशियोलॉजी का काम, आप समझ सकते हो। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जब मैं डिस्क्राइब कर रही थी तो आप समझ गए होंगे, ये वैल्यूज़ की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी हमेशा चीज़ों की एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। इतना भी याद रखना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि समाजशास्त्र, हमारे सोशियोलॉजी का काम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर ए इज़ करेक्ट, आ वाला आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस किताब किसने लिखी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किसकी, टैलकॉट पार्सन्स की है। बेल्स के साथ मिलकर के, आर बेल्स, ये किताब आर बेल्स के साथ मिलकर के 1955 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने रोल डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया है। भूमिका विभेदीकरण हिंदी में कहते हैं, रोल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। 1955 में आर बेल्स के साथ मिलकर के ये किताब लिखी है, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, टैलकॉट पार्सन्स के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव प्रबंधन क्या है। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं, या प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। इंग्लिश में बता देती हूँ। टैलकॉट पार्सन्स के अकॉर्डिंग गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। तो ये सब किससे रिलेटेड है, तो एक टर्म होता है AGIL। ठीक है, ए का मतलब होता है एडेप्टेशन, जी का मतलब होता है गोल अटेनमेंट, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एल का मतलब होता है लेटेंसी। AGIL, ठीक है, ये क्या होती हैं, फंक्शनल प्री रिक्विजिटीज़ होती हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएँ। ठीक है, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएँ ये है फंक्शनल प्री रिक्विजिटीज़। ठीक है, अब देखो इसमें एक टर्म आया है तनाव प्रबंधन। ये जो लेटेंसी वर्ड है ना, तनाव प्रबंधन तो इससे भी आप कह सकते हो कि इसकी वजह से भी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहता है, उसका स्ट्रक्चर, वो फंक्शन करती रहती है हमेशा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, वो टूटती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक और फंक्शनल प्रीरिक्विजिटीज़, यानी कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएँ, फंक्शन का बने रहने की पूर्व आवश्यकताएँ क्या हैं, ये सारी AGIL। तो इसमें एक गोल मतलब लोग अडेप्ट कर लेते हैं जैसी भी सिचुएशन है। ठीक है, गोल को अटेन करना चाहते हैं, एक निश्चित गोल होता है, और वो जो भी गोल बनाते हैं ना, वो सब वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। और
इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी में और लेटेंसी होती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो तनाव का भी प्रबंधन हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, सोसाइटी हमेशा एक फंक्शन में काम करती रहती है, कभी भी बिगड़ती नहीं है ना। मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं क्रांति आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। आज जो पूंजीपति काम कर रहे हैं वो सब का विनाश हो जाएगा और क्या होगा, जो सर्वहारा वर्ग है वो उसका अधिनायक होगा। मतलब अधिनायकवाद की बात करते हैं सर्वहारा वर्ग के, मतलब वो राज करेगा एक दिन। तो वो क्या है, वहाँ पर वो चीज़ों को फंक्शन में होने की बात नहीं मान रहे हैं कि चीज़ें हमेशा फंक्शन में रहती हैं और फंक्शन में ही रहेंगी, तो ऐसा वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपके पार्सन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमेशा फंक्शन के बने रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्सन्स को किस रूप पार्सन्स समाज को किस रूप में मानते हैं, सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं पार्सन्स। मूल्यों में के प्रति वचनबद्धता, मूल्य मतैक्य, समूह भूमिका या लक्ष्य की प्राप्ति। अब ऑब्वियस सी बात है, सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं ये, तो कैसी बात करेंगे, चीज़ें बनी रहें तो उस हिसाब से सोसाइटी को देखेंगे ना, ठीक है। सोसाइटी को कैसे देखेंगे, मूल्य मता के मतलब लोग एक ही मूल्य के लिए सहमत रहते हैं। तो ऐसा अगर होता तो ये लेटेंसी वर्ड क्यों यूज़ करते, तनाव के प्रबंधन की बात क्यों करते, क्योंकि कभी कभी लोग मूल्य को मानने से मना कर देते हैं तो सोसाइटी में तनाव आ जाता है, टेंशन क्रिएट होती है, तो उसमें लेटेंसी काम आती है। तो मूल्य मताक नहीं होगा, क्या होगा, मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, मतलब लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो वैल्यूज़ को मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है, सोसाइटी बनी रहती है। AGIL मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये मैंने अभी अभी बताया, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि 11th का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए, किसके अनुसार आत्मसात किए गए सामाजिक मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। सोशल वैल्यूज़ की बात कौन करता है, कौन बहुत ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ को मानता है, और वो भी किस लिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए। अभी मैंने AGIL पढ़ाया ना, आई मतलब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एकीकरण। और इन सब के लिए सोसाइटी को कैसे देखते हैं, वो मूल्यों के प्रति वचनबद्धता की तरीके से, कि लोग वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, ऐसा लोग प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बहुत शॉर्ट में कोड वर्ड की तरह बता रही हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग गेस कर सकते हो ना आराम से, टैलकॉट पार्सन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्रीय विश्लेषण में 4 प्रकार की सामाजिक प्रणालियों, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक, व्यक्तित्व प्रणाली का उल्लेख कौन करता है, इनमें से कौन से समाजशास्त्री ऐसा करते हैं। सोशोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर सोशल सिस्टम से रिलेटेड 4 तरह के सिस्टम की बात कौन करता है, इकोनॉमी से जुड़ा, फैमिली, पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी। इन चारों को याद रखिएगा, इकोनॉमी, फैमिली, पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी से जुड़े सोशल सिस्टम की बात कौन करता है सोशोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर, तो वो हैं आपके पार्सन्स, ठीक है। ज़्यादातर पर्सनालिटी को लेकर के आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये तो मैं आपको पता है ना कि सारे आंसर पार्सन्स का है, तो सारे आंसर्स पार्सन्स होंगे, लेकिन चीज़ें क्या याद रखने वाली हैं आपको ये याद रखना है। जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो MCQs लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैं बोल रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही हूँ आपके माइंड में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुनना ज़रूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्सन्स ने कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्प यानी कि विन्यास प्रकार्यांतर शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप के बताए हैं। प्रतिमानित विकल्प मतलब पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं पार्सन्स, और पैटर्न वेरिएबल कितने बताए हैं उन्होंने, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सोशल सिस्टम के 2 टाइप्स की बात करते हैं कौन, टैलकॉट पार्सन्स। एक होता है परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और दूसरा बताया इन्होंने आधुनिक सामाजिक व्यवस्था, है ना। एक ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, दूसरा मॉडर्न सोशल सिस्टम। तो इससे जुड़े हुए इन्होंने पैटर्न वेरिएबल्स बताए हैं। पैटर्न वेरिएबल्स मतलब प्रतिमानित विकल्प बताए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा
कि चाहे जैसा भी सोशल सिस्टम हो, ठीक है, उसमें आपको अगर संतुलन बनाए रखना है और एक स्टेबिलिटी बनाए रखनी है ना, संतुलन स्टेबिलिटी बनाए रखनी है अगर आपको, तो उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ जो इन सारी चीज़ों को ख़राब करती हैं, मतलब सोसाइटी में डिसबैलेंस करती हैं, इन सारे ख़राब करने वाली जो पावर्स होती हैं, उनके अगर इफ़ेक्ट को कम करना है तो क्या होता है, अपने आप ही सोसाइटी में कुछ पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है शांति। कोई ये नहीं चाहता कि सोसाइटी में हमेशा कोलैप्स होता रहे, है ना, हमेशा दंगे क्रांतियाँ ये सब होती रहे, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए अपने आप ही कुछ पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, और उन पैटर्न्स को सारे व्यक्तियों से ये आशा की जाती है कि वो लोग उसके हिसाब से ही काम करेंगे, उन पैटर्न्स को मानेंगे। तो लोगों से एंटिसिपेट किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये सारी इतनी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, हम लोग के अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें, मतलब बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ों पर ही चल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी उस पर चलते रहते हैं, और जो नहीं चलता है तो फिर वो उसको डेविएटेड माना जाता है। और हर एक इंसान से, चाहे वो उसका सोशलाइजेशन ख़राब भी हुआ, लेकिन हर एक इंसान से यही उम्मीद की जाती है कि वो लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, प्रतिमानित विकल्प बोला गया है, ठीक है, पैटर्न वेरिएबल। तो इस तरीके से उन्होंने 4 तरीके के पैटर्न वेरिएबल्स बताए हैं। ओके, 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल। फिर हम लोग देखो, इसमें तो टोटल 30 क्वेश्चन है, हम लोग आज अभी 15 तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 15 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चपरासी की बेटी का अपनी योग्यता के आधार पर किसी संस्था का निदेशक बनना किस विन्यास का प्रकारांतर उदाहरण है। बड़ी कायदे की हिंदी लिखी हुई है। देखो, इसका ऑप्शन पढ़ लो, अर्जित प्रदत्त, विशिष्टवाद और प्रसारणता। ये प्रसारणता कुछ नहीं होता है, इनकी थ्योरी में इन्होंने कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया है। विशिष्टवाद यूज़ किया है, तो इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ये विशिष्टतावाद जो है इनका पैटर्न वेरिएबल से रिलेटेड है, पर्टिकुलरिस्टिक, है ना, इसका इंग्लिश होता है। और ये है आपका एक अर्जित, एक प्रदत्त, यानी कि एक एस्क्राइब्ड और एक अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से दिमाग लगा सकते हो कि योग्यता की बात हो रही है, और हमेशा एबिलिटी, स्किल्स, ये सब किससे जुड़ी हुई होती हैं, आप जिसको अर्जित करते हो, जिसको अचीव करते हो, अपनी मेहनत से अचीव करते हो। और यहाँ वही बात हो रही है कि चपरासी की बेटी ने अपनी योग्यता के आधार पर किसी संस्था का निदेशक बन गई है। वो ये नहीं कि बेटी पैदा हुई, हाँ इसके हाथों की लकीरें तो बता रही हैं कि ये संस्था की निदेशक है, चलो ये संस्था की निदेशक है। ऐसा नहीं कि वो बाय बर्थ संस्था के निदेशक बन गए। अब संस्था के निदेशक का इंग्लिश नहीं पता मुझे, बट ये हाई पोस्ट है, किसी इंस्टीट्यूशन की हाई पोस्ट है। तो बेटी ने अपनी कुशलता के आधार पर, अपनी स्किल्स के बेस पर उसको अर्जित किया है, उसको अचीव किया है, तो इसका आंसर ए होगा, अचीव्ड, ठीक है। बाकी के मैं बाद में सॉल्व करवाऊँगी, आज मुझे फीडबैक चाहिए पहले, ठीक है।